हे चैम्प्स, मेरा नाम है विश्वजीत चैटर्जी और आप देख रहे हैं इंटेलिजिबल फिजिक्स, जहां पे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट बनता है बिल्कुल सिंपल और क्रिस्टल क्लियर। अगर आप जेई या फिर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए है। काइनेमेटिक्स से लेकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तक, डुअल नेचर से लेकर के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस तक का कंप्लीट ब्रेकडाउन मिलने वाला है इस सीरीज में। तो रेडी हो जाओ, आज हम समझने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द मोस्ट इंटेलिजिबल वे। तो लेट्स डाइव इन। क्लास 11th का फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग को सबसे पहले कुछ मैथमेटिक्स पे ध्यान देना होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स ही है जो कि फिजिक्स को समझने में आपको हेल्प करता है। बेसिकली मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ठीक ना। तो बिना मैथमेटिक्स सीखे आप फिजिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये एक मिथ ही होगा, ठीक ना। इसीलिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे से आना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि फिजिक्स में आगे आपको जाकर के अलजेब्रा का यूज होगा। उस अलजेब्रा में आपका बाइनोमियल एक्सपेंशंस का यूज होगा, पॉलिनोमियल्स का यूज होगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस का यूज होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज होगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम का तो जबरदस्त यूज होगा। उसके बाद फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री का जबरदस्त यूज होगा, इंटीग्रेशन जबरदस्त यूज होगा, डिफरेंशिएशन यूज होगा। इतने सारे चीजें आपको सीख के अगर आप नहीं रखते हैं तो आपके लिए फिजिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट ही बन के रह जाएगा, ठीक है ना। तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको अगर फिजिक्स को आसान और इंटरेस्टिंग बनाना है तो ये टॉपिक, ये सीरीज आपके लिए ही है, ठीक ना। ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स का जो सबसे पहला टॉपिक है, जिसका नाम है अलजेब्रा। अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। अलजेब्रा में कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि हम लोग अलजेब्रा में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है अलजेब्रा। अब ये अलजेब्रा में आता क्या क्या है? ऐसे तो बहुत सारा चीज आता है जी, ठीक ना। लेकिन सबसे पहले अगर हम अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले अलजेब्रा में हम लोग कुछ कॉमन फॉर्मूलाज पढ़े थे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। इस तरह से ढेर सारा फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, ठीक ना। तो हम लोग बेसिकली पहला टॉपिक का नाम लिखते हैं कॉमन फॉर्मूलाज, ठीक ना, जिसपे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। तो हम यहां पे पहला टॉपिक का क्या नाम लिखे? कॉमन फॉर्मूलाज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कवर करेंगे? कॉमन फॉर्मूलाज के बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, जिसको बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। किसके बारे में बात करेंगे? पॉलिनोमियल्स। जस्ट इंट्रोडक्शन रहेगा, पॉलिनोमियल्स होता क्या है सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के बाद पॉलिनोमियल्स का ही एक पार्ट रहेगा जिसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, ठीक ना। इसी में लीनियर इक्वेशंस भी देख लेंगे। इसके बाद पॉलिनोमियल्स में ही एक आगे एक और टॉपिक है, लेकिन उसको पॉलिनोमियल्स में नहीं रखेंगे, उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसके बारे में बात करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। क्या होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, इसको समझना, ठीक है। इसके बाद तीन टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब चौथा क्या पढ़ेंगे, चौथा क्या सीखेंगे वो देख लेते हैं। चौथा जो होगा वो होगा हमारा बाइनोमियल थ्योरम या फिर बाइनोमियल एक्सप्रेशंस। इसके बारे में बात करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का बात करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, जिसका नाम है लॉगरिथम। लॉग के बारे में बात करेंगे, लॉगरिथम, वेट, लॉगरिथम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये 5 टॉपिक हम लोग इस सीरीज में कवर करने वाले हैं।
और ये बहुत ज्यादा आसान होने वाला, बहुत ज्यादा ही आसान होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, इसके लिए आप एकदम श्योर रहिए, ठीक ना। तो स्टार्टिंग करते हैं अलजेब्रा का जो सबसे पहला टॉपिक है कॉमन फॉर्मूलाज से, कि कॉमन फॉर्मूलाज हमारा होता क्या क्या है। तो चलो एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या कॉमन फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो कॉमन फॉर्मूलाज जानना क्यों जरूरी है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक का नाम लिखते हैं जो कि है हमारा कॉमन फॉर्मूला, फॉर्मूलाज, ठीक है। तो सबसे पहला कॉमन फॉर्मूला जो होगा हमारा, जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कॉमन फॉर्मूला हो जाएगा हमारा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है ना। तो इसको जब हम तोड़ के लिखते हैं तो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो आप जानते हैं, ये आप अच्छे से पढ़े भी हैं, ये फॉर्मूला आपको पता है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, जस्ट फॉर्मूला रिकॉल करा रहे हैं, ये सारा चीज आप बहुत बहुत अच्छे से जान रहे हैं। अगला क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इज इट क्लियर। देन दो फॉर्मूला के बारे में बात कर लिए, अब तीसरा फॉर्मूला का बात करेंगे ना। तो थर्ड फॉर्मूला विल बी आवर ए प्लस बी प्लस सी टू दी होल स्क्वायर। मतलब कि अब तीन टर्म के बारे में बात करेंगे, दो टर्म का स्क्वायर का बात कर लिए, अब तीन टर्म का स्क्वायर का बात करेंगे। तो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला हुआ, ठीक है ना। ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला हुआ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यहां पे इस टर्म में लिख लिए हैं। इसके बाद जो चौथा नंबर का, फोर्थ नंबर जो फॉर्मूला होने वाला, ये भी हम लोग पढ़े हैं ना बचपन में, आपको याद होगा। एक और है आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला। बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, शानदार। अब 5 नंबर बताओ, 5 नंबर जो सवाल पूछे, ध्यान देना यहां पे, ठीक ना। अब यहां पे हम बोलेंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब होगा, इस पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आया है। ये हमारा पांचवा हो गया। छठा अगर हम पूछेंगे तो आपको पता होगा कि छठा कुछ और नहीं, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होगा। दिस विल बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये हमारा एक फॉर्मूला और आ गया। ए प्लस बी का होल क्यूब का भी फॉर्मूला देख लिए, ए माइनस बी का होल क्यूब का भी फॉर्मूला देख लिए। ये सारा चीज हम लोग, देखो हो सकता है कि बहुत सारा फॉर्मूला तो भूल गए होंगे, होता है यार। आपको बहुत समय होता है ना कि क्लास में आपको किसी चीज में डाउट रहता है, छोटा सा चीज है, आपको दिमाग में ये रहेगा ना कि ये अगर हम सर से पूछेंगे, जो भी टीचर आपके क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो कहीं पूरा क्लास मेरे ऊपर हंस ना दे। एक मजेदार और बहुत सत्य बात बताते हैं बाबू, कि जो चीज आपको नहीं आ रहा है ना, वो पूरे क्लास का 70% बच्चों को नहीं आ रहा होगा। बस वो 70% बच्चा यही डाउट में रहता है कि अगर हम ये सवाल पूछ दिए तो अगला हंस देगा या फिर मेरा मजाक उड़ जाएगा, जिस कारण सब सीख नहीं पाते हो। अरे यार पूछोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, ठीक ना। तो डरना नहीं है कि कोई मजाक उड़ाएगा, क्योंकि मजाक उड़ाने वाला भी बेवकूफी है, उसको कुछ आ नहीं रहा है। मजाक वही उड़ाता है जिसको कुछ नहीं आता है, जिसको आता है वो कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए कभी भी आप क्लास में हो, कुछ पूछना हो, आप अगर यहां क्लास कर रहे हैं, यहां कुछ पूछना हो, तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है तो बिंदास पूछिए, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक और फॉर्मूला है हमारे पास, जो कि होगा हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ये थोड़ा अलग है, इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी
इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह हमारा फॉर्मूला आया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला लिख देते हैं यहां पे ताकि कोई डाउट ही ना रहे, ठीक है ना। क्या होगा अगला फॉर्मूला? अगला फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ये और आसान है। ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी ब्रैकेट यहां पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सारा फॉर्मूला हम आपके पास लिख करके रख दिए हैं। ये सारा फॉर्मूला बहुत अच्छे से कॉपी में नोट कर लो बाबू, ठीक ना, क्योंकि ये फॉर्मूला कब कहां यूज हो जाएगा ना कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये फॉर्मूला अगर तुमको याद है, कभी भी इंस्टेंट पूछा जाएगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये सारा चीज हेल्पफुल होने वाला है। बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, हमको बता नहीं सकते कितना हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो अभी तो यहां तक का हम बता दिए। कुछ और फॉर्मूलाज हैं जो कि हम ब्रैकेट में लिखना चाहेंगे। कुछ और फॉर्मूलाज जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, ये सारा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम यहां पे लिख देते हैं आपके लिए, ठीक है। यहां पे एक और फॉर्मूला क्या है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब कि बेसिकली ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्मूला। क्या मॉडिफाइड फॉर्मूला है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कुछ नहीं, सीधा सीधी 4ab होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला को देखो, इस फॉर्मूला को देखो, इस फॉर्मूला में अगर ये फॉर्मूला माइनस कर दोगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, तो इसमें इसको माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों पार्ट ऐड हो जाएगा, तो दिस विल बी 4ab। सिंपल, इन दोनों को यूज करके हम लोग फाइनली 4ab ले आए, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट, अगर हम बोले कि a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर फिर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां पे किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। ये समझ में आया? तो बहुत आसान है जी, बहुत बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है ना। ये अगर क्लियर हो गया है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पे जिसके बारे में बात करें, कॉमन फॉर्मूलास हमारा कवर हो गया है। इस पे बेस्ड आप क्वेश्चंस बचपन में बहुत ज्यादा बनाए हैं, लेकिन कुछ कुछ हम एक्स्ट्रा ट्रिक वाला चीजें था वो हम यहां पे लिख दिए हैं, ठीक ना। ये कॉमन फॉर्मूलास आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब कॉमन फॉर्मूलास हो गया तो अब बात करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में, क्योंकि यहां पे हम लोग अगला पॉलिनोमियल होगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर बाइनोमियल थ्योरम, फिर लॉगरिथम के बारे में बात करेंगे। हर एक टॉपिक लेकिन कवर करेंगे, ठीक है। अलजेब्रा चल रहा है ना, तो अलजेब्रा का एक टॉपिक तो कवर हो गया। अब अगर हमारा दूसरा टॉपिक का बात किया जाए तो दूसरा हमारा होगा क्या? दूसरा हमारा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कुछ और नहीं है जी, बहुत सिंपल है, ठीक ना। पॉलिनोमियल दिखता कैसा है ये एक बार हम लोग बात कर लेंगे। अगर हम पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं, मान लो हमारे पास, ठीक है, कुछ चीजें हैं जैसे कि ए नॉट है, A1 है, A2 है, A3 है, डॉट 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 बहुत सारा नंबर है, AN है, ठीक है ना। अगर ये सारा ही नंबर मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, ये सारा ही नंबर आर रियल नंबर्स, ये क्या है हमारे पास? ये हमारा रियल नंबर्स है, ठीक ना। अगर ये सारा चीज अगर हमारा रियल नंबर्स है, A0, A1, A2, A3 एंड AN, डॉट 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 अप टू AN, ये सारा अगर रियल नंबर है, और साथ ही साथ एक और बात, एंड हमारे पास अगला क्या है? X जो है इज रियल वेरिएबल, X इज रियल वेरिएबल, क्लियर। अगर A0, A1, A2, A3, AN रियल नंबर है, X अगर हमारा रियल वेरिएबल है, देन ध्यान देना बाबू, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो A0 प्लस A1X प्लस A2X स्क्वायर प्लस A3X का पावर क्यूब
प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स का पावर एन बी रियल पॉलिनोमियल। रियल क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। इसी के बारे में तो बात कर रहे थे कि हमारा पॉलिनोमियल दिखेगा कैसा। तो क्लियरली आपको पता चल गया, ये जो पूरा टर्म आपको यहां पे दिख रहा है यही है हमारा रियल पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसके जैसा बहुत सारा पॉलिनोमियल हम लोग लिख सकते हैं। ये तो हम एक जनरल फॉर्म में लिख के दिखाए, ठीक ना। तो जनरल फॉर्म के अलावा भी कुछ चीजें होंगी जिसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 8 ये हमारा पॉलिनोमियल है। ये क्या हमारा पॉलिनोमियल? एग्जाम्पल के तौर पे बात किए तो सिर्फ इतना ही क्यों, और एग्जाम्पल का बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20 इसकी बात करें तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल ही है, ठीक ना। ये भी हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। बस बात यह है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका जो डिग्री है, ठीक ना, ये डिग्री 3 है। अब चलो आगे बात करेंगे डिग्री क्या होता है, लेकिन उसके बाद कुछ और पॉलिनोमियल लिख लेते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पे 3x स्क्वायर है इंटू वाई है, 3x स्क्वायर इंटू वाई है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस 8 है। हम तीन तरह की चीजों के बारे में बात की, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब बात है कि इसका डिग्री क्या होगा। हमारे पास पहला सवाल में क्या वेरिएबल क्या है? वेरिएबल x है, दिख रहा है ना। तो x का जो सबसे मैक्सिमम पावर होगा वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। सीधा सीधी बात है, x का जो मैक्सिमम पावर होगा वो उसका डिग्री कहलाएगा। अब सिर्फ इतना ही नहीं, आगे और भी चीजें देखेंगे। तो यहां पे सबसे मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका डिग्री 3 हो जाएगा। इसका डिग्री क्या हो जाएगा? हमारा 3। इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? सीधा सीधी दिख रहा है, डिग्री इसका क्या हो जाएगा। लेकिन इस केस में तो दो वेरिएबल है ना, तो जब दो वेरिएबल है तो एक्स स्क्वायर भी है और वाई का पावर 1 भी है, तो ये भी डिग्री 3 होगा। ये भी डिग्री क्या होगा? ये भी डिग्री 3 होगा। क्यों डिग्री 3 होगा? क्योंकि एक वेरिएबल का पावर 2 है, अगला वेरिएबल का पावर 1 है, तो टोटल 3 होता है। तो हम लोग इसको बोलेंगे दिस इज डिग्री 3। ये कितना? ये पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया? 3। क्यों डिग्री 3 हुआ? ये समझ में आया ना। बहुत आसान भाषा में बता दिए कि हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है, अलग अलग तरह का पॉलिनोमियल्स लिखाता कैसे है। एक ही पॉलिनोमियल में एक से अधिक वेरिएबल भी हो सकता है, उसके बारे में भी बात किए। तो एक सवाल हम फाइनली पूछेंगे आपसे कि हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर प्लस 9 है, इसका डिग्री क्या होगा? ये आप कमेंट में करके हमें जरूर बताइए। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इसका डिग्री कितना होगा। सोच के बताओ। यहां पे तो वेरिएबल्स बहुत सारा है जी, हम तो अभी तक 2 वेरिएबल का बात की, यहां तो 3 वेरिएबल है, तो इसका डिग्री कितना होगा ये आपको सोच समझ के बताना है, ठीक है। तो हम कैसे बताए, डिग्री निकाला कैसे जाता है, एक बार अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा भी आप इस चीज को देख सकते हो। तो यहां तक के लिए हमारा पॉलिनोमियल था। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू, हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानना बहुत जरूरी है। पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसा है, कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके बारे में बात करते हैं। लेट यहां पे मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सीधा सीधी बात है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका फॉर्मेट हमारे सामने है, दिख रहा है सभी लोगों को। इसका फॉर्मेट हमारे सामने है, क्लियर। यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए बी सी जो है यह हमारा कांस्टेंट है, ये एक हमारा रियल नंबर्स है। ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, क्लियर। ए बी सी हमारा क्या है? रियल नंबर है। तो जब ए बी सी हमारा रियल नंबर है तो यहां पे एक चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है,
ये हमारा है क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक ना। तो यहां पे क्या है कि इनका कुछ रूट्स होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा ना, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है उसके बारे में हम लोग एक बार बात करेंगे। तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ऐसे लिखते हैं, ओह सॉरी, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, कैसे लिखा जाएगा जी, सॉल्यूशन x इज इक्वल टू माइनस बी दिख रहा है यहां पे, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये होता है हमारा क्या, सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा, ठीक है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम आपके सामने लिख दिए, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया पहला। दूसरा क्या होता है, इसका जो रूट्स होगा, इट्स रूट्स आर, यहां पे लिखेंगे इट्स रूट्स आर, इनके रूट्स क्या होगा, रूट्स आर अल्फा इज इक्वल टू, तो यहां पे जो सॉल्यूशन आपको दिखा है बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अभी फिलहाल नहीं है, ठीक ना। बेसिकली ये अगर पॉजिटिव हुआ तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो रियल होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो वो इमेजिनरी होगा, ठीक है, वो रियल नहीं होगा, बस ये ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां पे अल्फा के बारे में बात कर रहे हैं, तो अल्फा का जो वैल्यू होगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, ये हमारा रूट हो गया। अल्फा क्या है हमारा, एक पहला रूट, ये फर्स्ट रूट का बात किए। साथ ही साथ सेकेंड रूट को हम लोग लिखेंगे बीटा, माइनस बी के साथ हम लगाए क्या है, प्लस, माइनस बी के साथ क्या लगाया हुआ है हमारा, प्लस, दिख रहा है ना। तो यहां पे अगर बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस बी माइनस लिखेंगे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। क्लियर है, यहां पे अल्फा का वैल्यू भी आपके सामने है, ठीक ना, यहां पे अल्फा का वैल्यू भी आपके सामने है और बीटा का वैल्यू भी आपके सामने है, तो दोनों को ही हम एक ब्रैकेट में लिख दें, ये दो रूट हमारे पास रेडी है, ठीक है, दो रूट हमारे पास रेडी है, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा को ऐड करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पे इनका सॉल्यूशन पहले लिखे, इनका रूट्स लिखे, जो रूट आएगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आएगा अल्फा बीटा, उसका भी हम कैसा वैल्यू निकलेगा लिख देंगे, सॉल्यूशन से ही निकलता है। सॉल्यूशन का दो वैल्यू है, माइनस बी प्लस करके लिखेंगे तो अल्फा होगा, माइनस करके लिखेंगे तो बीटा होगा, दो रूट हमारा निकल गया, क्योंकि एक्स का दो आंसर आ भी रहा है। क्लियर ना, दो आंसर क्या है, वो दो रूट को बताता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। यहां तक में तो हमने दो पॉइंट लिखा, अब तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट क्या कहेगा वो एक बार देखते हैं। तीसरा पॉइंट कहता क्या है कि सम ऑफ इट्स रूट्स क्या होगा, सम ऑफ इट्स रूट्स इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्या हो जाएगा ये, माइनस बी बाई ए। इसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। ये माइनस बी बाई ए कैसा आया, अल्फा का वैल्यू अभी निकाले, बीटा का वैल्यू अभी निकाले, तो इसको एक बार चेक कर लो, ध्यान से देखो, इसको और इसको आपस में ऐड करोगे तो ये पार्ट कट जाएगा, तो माइनस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू ए, दोनों को ऐड करोगे तो माइनस बी बाई ए ही आएगा आंसर, ठीक है। सम ऑफ इट्स रूट कर दिए, अब हमारे पास क्या करना है, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओह वेट, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स क्या होगा, अल्फा इज गिवन बाय, फिर वही लिखेंगे, इज गिवन बाय अल्फा इंटू बीटा विच इज आवर सी बाई ए। क्लियर है। अब क्या है, ये दोनों चीज अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो अगर इनका डिफरेंस की बात करें,
ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होगा, डिफरेंस की बात करेंगे। डिफरेंस ऑफ रूट्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डिफरेंस ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ इट्स रूट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ इट्स रूट्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए। ये अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आ गया। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि यहां पे हम एक ब्रैकेट बनाते हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स लिखते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्या कहता है। सबसे पहला बात तो ये कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जो 0 है, इसको हम कुछ इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। दोनों तरफ हम ए से डिवाइड कर देंगे तो कुछ ऐसा सीन रहेगा। यहां पे एक्स लिखना जरूरी है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। मतलब कि ये वाला जो पार्ट होगा आपको जो दिख रहा है सी भाई, ये अल्फा बाई बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा, और ये हमारा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव साइन के साथ। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये ओवरऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिटेल के बारे में हम लोग बात कर लिए। ठीक है, इसमें किसको रूट कहते हैं, क्या कहते हैं, कब रूट रियल होता है, कब इमेजिनरी होता है, वो डिपेंड करेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव देन रूट्स विल बी इमेजिनरी, और अगर वो पॉजिटिव होता है, जैसे कि अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, किसका वैल्यू, इसका वैल्यू अगर हमारा पॉजिटिव है तो रूट रियल होगा, क्योंकि ओवरऑल पार्ट रियल ही हो जाएगा। लेकिन अगर इसका रूट का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू नेगेटिव है तो रूट नेगेटिव हमारा इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, जिस कारण से रूट हमारा इमेजिनरी हो जाएगा। वो बात की बात है, वो जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तब हम लोग समझेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ये थ्योरी अच्छे से क्लियर हो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ये ऑलरेडी इस तरह का ढेर सारा क्वेश्चंस आप लोग बनाए भी होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चंस बनाने का। जैसे कि हमारे पास एक सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का मतलब यह है कि ये वाला जो पार्ट है ये अल्फा प्लस बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अल्फा इंटू बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक ना, तो ये अल्फा इंटू बीटा है, मतलब कि 3 इंटू 2, और ये 3 प्लस 2 क्या इसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है क्या। एक क्या है, ये ओवरऑल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां नेगेटिव साइन है पहले से, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा है तो कोई टेंशन वाला बात ही नहीं है। तो ये वाला पार्ट 3 प्लस 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 इंटू 2 को, तो आंसर सीधा सीधी 3 और 2 होगा। बोलोगे सर बिलीव ही नहीं हुआ, ऐसा कैसे एक बार में लिख दिए, बोलोगे ना। देखो कैसे लिख दिए, एक्स स्क्वायर है माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तोड़ते हैं, x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड 3। हम पहले ही लिख दिए थे ना 3 और 2। बात समझे कैसे निकाले, हम क्या बोले कि हमारे पास ये अल्फा इंटू बीटा है, क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो अगर अल्फा इंटू बीटा हमारा 6 है और अल्फा प्लस बीटा हमारा 5 है, तो एक बात बताओ, कोई दो नंबर को प्रोडक्ट करो तो 6 आएगा, तो 3 इंटू 2 6 आता है। कोई दो नंबर को ऐड करो तो क्या आएगा, 5 आएगा, तो 3 प्लस 2 5 आएगा। तो 3 और 2 ही ना आंसर होगा बाबू, सीधा सीधी बात है, उतना ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। तो कितना आसान तरीके से हम सॉल्व किए। अगर आपको पूरा डिटेल में पता है तो कितना इजीली चीजें हो सकती है, ये आपको समझ में आ गया। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जो बात करेंगे, अभी तक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा था, अब बात करेंगे हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन या फिर बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। अभी तक तीसरा था, अब फोर्थ के बारे में बात करेंगे, विच इज बाइनोमियल थ्योरम। अब ये बाइनोमियल थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बाइनोमियल थ्योरम क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों बोल रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट है, वो आपको अभी समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना भी होगा भी। क्यों, देखो हमारे पास क्या है ना, हम लोग a प्लस बी का, जैसे कि अभी हम लोग लिखे थे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखे थे, तो इसका आंसर हमको पता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको एक्सपेंड किए, ठीक ना। फिर हम ये भी देखे कि a प्लस बी का पावर 3 है, इसको भी सॉल्व किए हम लोग, इसका भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, इस तरह से लिखे थे। अब अगर हम बोले चलो ठीक है यहां तक तो समझ में आ रहा है, चलो बाबू बताओ तो a प्लस बी का पावर 20, इसका आंसर लिख के दिखाओ तो। तब तो दिमाग खराब हो जाएगा ना कि डायरेक्टली इतना बड़ा टर्म लिखेंगे कैसे सर, ये तो भारी समस्या हो गया सर। इतना, चलो इतना बड़ा भी तुम नहीं सकेगा मानते हैं, चलो a प्लस बी का पावर 7 भी देंगे तो फिर भी क्या आप निकाल सकोगे क्या, एक बार में ये फॉर्मूला लिख सकोगे क्या? डिफिकल्ट हो जा रहा है ना। तो यहां पे जब हमारा दो टर्म का पावर बढ़ जा रहा है, उसको हम एक्सपैंड कैसे करेंगे, यही चीज को एक्सप्लेन करता है बाइनोमियल थ्योरम। तो लेट्स सपोज हमारे पास अगर एक कोई जनरल फॉर्मूला हो जो कि a प्लस बी का पावर n को रिप्रेजेंट कर दे, तो हमारा काम बन सकता है, काम बन सकता है ना। तो चलो a प्लस बी के जगह पे हम लोग यहां पे x प्लस ए की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे x प्लस ए का पावर n। इसका एक एक्सपेंशन का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूला को आप एक बार में समझ सकते हो, कुछ भी नहीं है इस फॉर्मूला में, ठीक ना। तो ये फॉर्मूला के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले x है, तो x और a है, पावर n है, ध्यान देना। तो यहां पे क्या है, c है। c को हम लोग लिखते, c क्या होता है, c हमारा कॉम्बिनेशन होता है, ठीक ना। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बस आप फॉर्मूला ध्यान में रखिए, n ऊपर लिखते हैं कॉम्बिनेशन का, यहां पे 0 लिखेंगे। जो n यहां पे लिखेंगे ना बाबू, ये ध्यान देना, जो n लिखेंगे वो x का पावर रहेगा, जो नीचे लिखेंगे वो a का पावर रहेगा। तो x का पावर n, a का पावर 0, फिर प्लस n के जगह पे लिखेंगे क्या, यहां पे तो n है, यहां पे n ही रहेगा, नीचे 1 हो जाएगा, 0 के बाद क्या होगा, 1 होगा। तो अब क्या है, जितना यहां पे लिखे हैं x का पावर n माइनस 1 होगा, जितना यहां पे होगा, यहां पे n था, यहां 0 था तो n माइनस 0 था तो n ही हो गया। यहां पे 1 है तो n माइनस 1 और a का पावर 1। यहां पे जितना वैल्यू रहेगा उसको यहां माइनस करेंगे n के साथ और उतना a का पावर बैठाते चलेंगे। फिर प्लस n c2 लिखेंगे, x का पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, फिर प्लस करके जो फाइनल आंसर लिखेंगे वो क्या होगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, वो NCN होगा। x का पावर n माइनस n होगा यानी कि 0 और a का पावर n हो जाएगा, ठीक है। यहां पे n माइनस n को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0 लिख सकते हैं ना बाबू, बात समझ रहे हो। ये क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। इस चीज को समझना बाबू बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a का पावर n। क्लियर, एक का पावर बढ़ाते जा रहे हैं और दूसरे का पावर घटाते जा रहे हैं, x का पावर घटता जा रहा है देखो, और a का पावर बढ़ता जा रहा है, यही एक्सपेंशन का प्रोसेस है। तो अब बोलोगे सर सब कुछ ठीक है, x और n वाला कहानी तो समझ में आ गया, nc भी जो लिखे, लेकिन ये nc0 है क्या। तो चलो हम एक फॉर्मूला लिखते हैं जो कि है NCR का, ठीक ना। यहां पे जहां 0 लिखे थे वो r को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर जो n लिखे थे वो n एज इट इज है। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ठीक ना। अब बोलोगे सर क्या फैक्टोरियल लिख दे रहे हैं, n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। देखो n भी एक नंबर रहेगा, r भी एक नंबर रहेगा, कॉमन सी बात है। जैसे कि यहां n के जगह पे क्या है, 7 है, यहां n के जगह पे क्या है, 20 है,
देख रहे हो ना, उसी तरह से n एक नंबर ही रहेगा। तो ये n फैक्टोरियल है क्या? अगर n फैक्टोरियल का बात करें ना, जैसे कि मान लो n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल का मतलब होगा n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू, इसको घटाते हुए 3 इंटू टू इंटू वन तक जाएंगे। मतलब कि जो भी नंबर रहे, जैसे कि मान लो कि यहां पे हम लिखते हैं 5 फैक्टोरियल, यानी कि 5 इसमें एक घटाओ तो इंटू 4, इसमें एक और घटाओ तो इंटू 3, इसमें एक और घटाओ तो इंटू 2, इसमें एक और घटाओ तो इंटू 1, 1 तक ही जाना, उसके नीचे आगे नहीं जाना, क्योंकि उसके आगे जाओगे तो जीरो हो जाएगा, तो सब जीरो हो गया। ऐसा नहीं, सिर्फ 1 तक जाएंगे। लास्ट में कहां तक जाएंगे? फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, मतलब कि घटते हुए क्रम में मल्टीप्लाई करते चलना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं, मतलब ये फैक्टोरियल 5 का हम एग्जांपल दिए हैं, तो इसका प्रोडक्ट होने के बाद ये 120 आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि फैक्टोरियल 5 ही हो, हमारे पास फैक्टोरियल 3 भी हो सकता है। 3 क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अलग अलग फैक्टोरियल का अलग अलग वैल्यू होगा, तो वो यहां पे n फैक्टोरियल का वैल्यू आपको पुट करना है, ये सॉल्व करना है। चलो, इस फॉर्मूला को यूज करके क्या हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, तब तो थोड़ा सा खेला जो है ना समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहले ये जो आपका टर्म है, ये टर्म आपको दिमाग में बैठा के रखना है, इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये हम इस तरह से रख दिए, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को एकदम संभाल के अच्छे से रखना है, ठीक है। ये क्या है आपको क्लियरली समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़ते, बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन तो समझ में आ गया। इसी एक्सपेंशन को कैसे करते थे, इसमें एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। NC0 n माइनस जीरो एक्स का पावर होगा, और ये जो जीरो होगा वो a का पावर होगा। फिर जैसे यहां 1 लिखेंगे, अगला केस में क्या लिखें, 1 लिखें, तो यहां n में एक घट जाएगा, a का पावर 1 आ जाएगा। x का पावर जितना घटेगा उतना a का पावर बढ़ेगा, x का पावर जितना घटेगा उतना a का पावर बढ़ेगा। देख रहे हो, लास्ट तक में x का पावर n घट गया, n माइनस n हो गया, तो x का पावर 0 हो गया, a का पावर n हो गया। यही प्रोसेस है। चलो, हम लोग क्या बोले कि उसी फॉर्मूला से, जो ना बाइनोमियल एक्सपेंशन से, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे, तो ये हमारा x है, ये हमारा a है, ठीक ना, ये ध्यान देना। तो n के जगह पे क्या है, 2c0, क्या लिखेंगे, 2c0 लिखे, फिर a का पावर 2 लिखेंगे, और b का पावर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। समझ में आया? फिर प्लस लिखेंगे, फिर 2c1 लिखेंगे, a 2 माइनस 1, b का पावर 1 लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आया? फिर प्लस 2c2 लिखेंगे, a का पावर 2 माइनस 2 लिखेंगे, और b का पावर 2 लिखेंगे। ये बात समझ में आया? इसको हम लिखे कैसे, ये एक्सपैंड कैसे किए, इसका पावर सबसे ज्यादा था, जितना ये पावर मैक्सिमम पावर था वो यहां पे लिखे, क्योंकि यहां पे 2 माइनस 0 लिखेंगे, तो ये, और b का पावर 0 लिखे। सेकेंड केस में ये 1 हुआ, तो 2 माइनस 1, यहां b का पावर 1, फिर 2 माइनस 2, फिर b का पावर 2, ये चीज किए। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, तो 2c0, यहां पे 2c0 को हमको सॉल्व करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला था NCR इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। देखो, 0 का फैक्टोरियल याद रखना, 0 का फैक्टोरियल हमारा 1 होता है। 0 का फैक्टोरियल मतलब 0 अपने आप में एक टर्म है, तो कितना टर्म होगा, एक ही होगा। फैक्टोरियल मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स को बताता है, तो 0 फैक्टोरियल अपने आप में एक ही टर्म है, तो ये हमारा 1 हो गया। ठीक है ना, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहां पे भी हमारा इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, फिर प्लस यहां पे 2 फैक्टोरियल लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर यहां पे 1 का फैक्टोरियल, फिर यहां पे प्लस, यहां पे 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल, और यहां पे भी 2 फैक्टोरियल
बी स्क्वायर, और यहां पे ए इंटू बी हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान से देखो, ऊपर में 2 फैक्टोरियल है, नीचे भी 2 फैक्टोरियल है, ठीक ना। तो ये भी तो ओवरऑल 2 फैक्टोरियल है ना, तो ये और ये जाएगा चांद पे, तो ये तो 1 हो गया। ये भी जाएगा, ये भी जाएगा चांद पे, इसका वैल्यू तो 1 होता है, ठीक ना। तो ये भी हमारा 1 हो गया। तो बेसिकली यहां पे आ गया ए स्क्वायर। क्यों ए स्क्वायर? क्योंकि ओवरऑल इस पूरे का जो वैल्यू है ये कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इस पूरे का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। क्यों 1 आ रहा है समझ में आ रहा है ना, ये कट गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर लिख दिए इसको हम। फिर से प्लस, यहां पे क्या लिखेंगे? ये 2 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय यहां पे 1 फैक्टोरियल, तो यहां पे 1 हो जाएगा, इंटू ए बी। फिर प्लस क्या हो गया हमारा? बी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सॉल्व किए, तो यहां पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज करके ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल दिए। समझ में आया? ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला भी खुद से निकाल सकते हो। समझ में आया ना कैसे सॉल्व किया गया? बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। इसको बस आपको एक्सपैंड करने का तरीका पता होना चाहिए। एनसीआर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम पूरा डिटेल में बताए हैं, आप इसको थोड़ा स्लोली स्लोली बनाइएगा, आप इसको ध्यान से बनाइएगा, फोकस होकर बनाइएगा। बहुत मजेदार है। इस वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, ठीक ना। लेकिन देखो, सबसे पहले ये बेस है, बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब ये फिजिक्स का बेस है, सिर्फ मैथमेटिक्स का बेस नहीं है, फिजिक्स का भी बेस है ये, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आएगा। तो चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो चलो समझ में आया, ठीक है। एक और केस देखते हैं, उस केस में हमारा क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। जैसे कि अगर मान लेते हैं हमारे पास कुछ टर्म ऐसा है, मान लेते कि हमारे पास 1 प्लस एक्स का पावर है n, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे? 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस, इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक ना, n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, जितना टर्म लिखेंगे उतना का फैक्टोरियल नीचे में, एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, कितना टर्म हुआ? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो 3 फैक्टोरियल, और x का पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कंटिन्यू चलता रहेगा कितना टर्म्स तक? इनफाइनाइट टर्म्स तक। क्लियर है? कितना टर्म्स तक जाएगा? ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा, जितना मतलब कि n का वैल्यू जब तक खत्म ना हो तब तक जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? ये n का वैल्यू, अब यहां पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जिनके बारे में हम बात करेंगे। वो टर्म्स एंड कंडीशंस हम लिखते क्या है? अगर मान लो इफ n जो है इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर ये क्या है हमारा एक माफ करना, क्या है हमारा? पॉजिटिव इंटीजर, बाबू बहुत इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव इंटीजर। अगर n क्या है हमारा? पॉजिटिव इंटीजर है, तो एक्सपेंशन का जो रिजल्ट होगा, देन expansion will have n plus 1 टर्म। सीधा सीधी बात, ये फॉर्मूला में अगर n हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर हुआ, मतलब कि 1 2 3, अगर 1 है तो 2 टर्म, अगर यहां पे वैल्यू 1 है तो 1 और 2 2 टर्म हो गया। अगर 2 है तो 1 2 3 टर्म रहेगा। जैसे कि यहां पे देखो, यहां पे 2 टर्म था ना, पावर कितना है? 2, n का वैल्यू क्या है? 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 होना चाहिए, तो देखो है 1 2 3। अगर a प्लस बी का पावर 3 है तो n का वैल्यू क्या हो गया? 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होना चाहिए? 4। तो चलो देखते हैं क्या नंबर ऑफ टर्म्स 4 है। देखो नंबर ऑफ टर्म्स a प्लस बी का होल क्यूब है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? 4। समझ में आया? इस चीज के बारे में हम बात कर रहे थे। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है हम क्या बोले? मतलब कि अगर यहां पे इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि अगर हमारे पास a प्लस बी का पावर 2 है, ठीक ना, तो यहां पे क्या है? n इज इक्वल टू हो गया 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स हमारा हो जाएगा क्या?
इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि इसका आंसर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। ठीक है, अगर वहीं पे a प्लस बी का पावर 3 हो गया तो n का वैल्यू क्या है? 3 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा? ठीक ना, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा? इक्वल टू 4। क्यों? क्योंकि 3 प्लस 1 होता है। ठीक ना, ये हमारा 3 प्लस 1 कहलाएगा। ठीक ना, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है? n प्लस 1, तो 3 प्लस 1 कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी फिर प्लस 3ab स्क्वायर। 1 2 3 4 टर्म। समझ में आया? समझ में आया ना? हमारे पास ये सारा चीज यहां पे लिख दिए। ये हमारा पहला हुआ। अब हम दूसरा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये हम लोग n अगर पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो हमारा नंबर ऑफ एक्सपेंशन टर्म n प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन अगर 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 हम बोले इफ हमारे पास जो n है, इफ n इज नेगेटिव इंटीजर, इज अ नेगेटिव इंटीजर, या तो नेगेटिव हो, नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन, या तो फ्रैक्शन हो या फिर नेगेटिव इंटीजर हो, देन यहां पे समझना है, देन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन विल बी इनफाइनाइट। देन द नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन, जब एक्सपैंड करेंगे ना तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा विल बी क्या होगा? इनफाइनाइट। कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इस बात को ही समझना, अगर n नेगेटिव इंटीजर या फिर फ्रैक्शन हुआ, क्या हुआ n का वैल्यू? नेगेटिव इंटीजर या फिर फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्लियर है ना? ये बड़ा आसान सा चीज था। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ठीक ना, बहुत सारा टर्म है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स चलेगा। जैसे कि हम लोग पॉजिटिव वाला पार्ट तो देख लिए, हम लोग एक बार नेगेटिव वाला पार्ट देखते हैं। क्या बोलते हो? जैसे कि अगर मान लो हमारे पास यहां पे 1 प्लस एक्स तो है लेकिन पावर -3 हो जाए, ठीक है ना, तो ये नेगेटिव है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होगा। ठीक ना, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। लेकिन अगर पॉजिटिव इंटीजर होता था तो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट नहीं होता था। जितना पॉजिटिव इंटीजर है उसका एक टर्म बढ़ा दो, 2 है तो 3 हो जाएगा, 3 है तो 4 हो जाएगा, 7 है तो 8 हो जाएगा, 20 है तो 21 टर्म होगा। ये ध्यान रखना। लेकिन ये नेगेटिव है तो इनफाइनाइट टर्म चलेगा। कैसे? चलो देखते हैं। इसको लिखेंगे, यहां पे टर्म, यहां पे देखे थे ना अभी अभी हम लोग, ये टर्म एक्सपैंड करके लिखे थे, यहां -3 है। देखो, क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे अगर ये पावर 2 होता तो ये भी 2 होता, ये भी 2 होता, ये भी 2 होता। ठीक ना, यहां भी 2 होता। ठीक ना, लेकिन यहां पे जैसे 2 होता तो 2 - 2 0 हो जाता, तो ये पार्ट ही 0 हो जाता, तो आगे तो बढ़ता ही नहीं है। फिर बात समझे? यहां पे 2 होता तो 2 तो मैक्सिमम तक जाता, तो इसके बाद तो ये 0 हो जाता, तो 1 2 3 ही टर्म रहता। बात समझे? यहां कितना टर्म होता? 3 ही टर्म होता। हालांकि ये नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव हो जाए ना, ये पार्ट क्या हो जाए? अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सब नेगेटिव में चलता रहता। तो ये तो इनफाइनाइट तक जाता, कभी 0 होता ही नहीं। नेगेटिव माइनस नेगेटिव, फिर तो नेगेटिव ऐड होता जाएगा, तो और नेगेटिव होगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहता ना, यहां पे जैसे कि 2 पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव था, तो पॉजिटिव इंटीजर होगा तब ना 0 होने के चांसेस रहेगा। दोनों ही नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव नेगेटिव आगे बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो ना? तो वही चीज यहां पे भी होगा। इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वो देख लेना है। 1 है प्लस n का वैल्यू क्या है? -3 है, तो -3 इंटू एक्स। ठीक है, यहां पे फिर प्लस -3 इंटू n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस -3 -1 -3 -2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स का पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट टर्म्स तक चलता जाएगा। ये कभी 0 नहीं होगा, कभी 0 नहीं होगा। क्या होगा? इसीलिए क्या बोले कि अगर नेगेटिव टर्म है तो वो कंटिन्यू चलता ही रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जब फिजिक्स में प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करते हैं तो उस केस में करते क्या है वो इंपॉर्टेंट है बहुत। प्रैक्टिकली जब हम इसको देखते हैं ना तो होता यह है कि हमारा जो
हाईएस्ट पावर है ना उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, तो एक्स का पावर 2 है, एक्स का पावर 3 है, इसके बाद जितना भी पावर है उसको सबको नेग्लेक्ट कर देंगे, एक्स का पावर 2 3 को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कि एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वो है क्या, बोला ये गया है कि द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एट हाइट h, अगर कोई हाइट h है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, above the surface of earth, above the surface of earth, surface of earth, ठीक है, is given by, ये आप डेरिवेशन आगे जाकर के पढ़ेंगे भी, ये आया कहां से, ये पढ़ेंगे भी। इसका जो वैल्यू आता है दैट इज g प्राइम इज इक्वल टू g इंटू आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। ये कुछ सीन ऐसा रहता है, ठीक है, अगर h क्या है, इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, ठीक ना, कंडीशन कुछ ऐसा ही है। तो अब बोला क्या, अगर h r से बहुत छोटा है तो होता क्या है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलो इसको नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो g प्राइम विल बी इक्वल टू, g लिखेंगे, r स्क्वायर को अगर हम नीचे लेके जाते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई h प्लस r बाई r का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। g प्राइम इज इक्वल टू g इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर। g प्राइम इज इक्वल टू g इंटू 1 प्लस h बाई r का पावर -2 होगा, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। मतलब कि ये जो दो टर्म आपके सामने आया है इसका पावर क्या है, नेगेटिव है, इसका पावर क्या है, नेगेटिव है ना। तो ये x के जैसा ट्रीट होगा, समझो ये हमारा x के जैसा ट्रीट होगा, ये 1 है, तो यहां तो ये इनफाइनाइट टर्म्स तक चलेगा। लेकिन इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो g प्राइम इज इक्वल टू g इंटू, इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो 1 प्लस -2 n होता है ना, n इंटू एक्स तो h बाई आर, फिर प्लस n इंटू n-1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू h बाई आर का होल स्क्वायर, फिर प्लस -2 -1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल h बाई आर का पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कंटिन्यू जाएगा, ठीक है, ये कंटिन्यू जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा। तो हम लोग क्या बोले कि ये हमारा हायर पावर है h का, ये हमारा हायर पावर है h का। अब देखो h हमारा r से बहुत छोटा है, तो छोटा का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, जैसे कि 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 0.04 हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। तो हायर पावर को हम लोग क्या करते हैं, हायर पावर को नेग्लेक्ट करते हैं, और हायर पावर को नेग्लेक्ट करने के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है, तो देयरफॉर g प्राइम विल बी इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। इस तरह से हमारा ये एक्सपैंड होकर के, ठीक ना, ये एक्सपैंड होकर के हमारे पास ये वैल्यू आता है, ठीक ना, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। कैसे सॉल्व किया गया ये चीज अच्छे से समझ में आया। हमारे पास जो टर्म था हमने इस टर्म को अच्छे से यूज किया, इस टर्म को अच्छे से यूज किया, इसको अच्छे से सॉल्व किया, ठीक ना। ये देख करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसको आपको देख के बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये टर्म को ही यूज करके हम सारा चीज सॉल्व की है। तो ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सप्रेशंस, बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो भी बोलना है वो हमारा यहां तक में कवर हो गया। अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज आवर लॉगरिदमिक, लॉगरिदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बात करेंगे। तो
5वां नंबर में स्टार्ट होता है हमारा लोगैरिथम। ठीक है, ध्यान से समझना बाबू, ये लोगैरिथम होता क्या है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी तरीके से चीजों को बताएंगे, बहुत अच्छे से समझना। अगर हम लोगैरिथम के बारे में बात करते हैं तो इससे पहले पावर और एक्सपोनेंट के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, अगर मान लो हम लिखते हैं 2 का पावर 3। ठीक है, क्या लिखे, 2 का पावर 3। क्या होता है, 2 का पावर 3 लिखेंगे तो क्या होगा, हमारा 8 हो जाएगा। ये 2 क्या है, हमारा बेस है, 3 हमारा उसका पावर है, 8 हमारा रिजल्ट आया। 8 हमारा क्या आया, रिजल्ट। 3 हमारा क्या है, पावर है। 3 क्या है, पावर। जितना ज्यादा पावर होगा उतना यहां पे रिजल्ट ज्यादा आएगा। जितना ज्यादा पावर होगा यहां पर रिजल्ट उतना ज्यादा आएगा। जैसे कि 2 का पावर 5 लिखते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 32। ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 32। जैसे कि हम यहां पे इसको जनरल फॉर्म में अगर लिखने का कोशिश करें तो a का पावर अगर हम b लिखते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, c आएगा। ये कह सकते हैं a का पावर b लिखते हैं तो रिजल्ट क्या आने वाला है हमारा, c। नाउ अगर हम लॉग के टर्म में लिखते हैं, ठीक ना, तो लॉग मान लो, लॉग का बेस लिखे 2, ठीक है, और यहां लिखे 8, तो इसका रिजल्ट होगा 3। बोलोगे सर ये बात समझ में नहीं आया। कहने का मतलब यह है कि ये होता है बेस, जो कि ये था। बेस का पावर कितना लेंगे कि ये हमारा रिजल्ट आएगा 8। बेस का पावर कितना लेंगे, बेस का पावर कितना लेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 8 आना चाहिए। तो 2 का पावर 3 रखेंगे तभी तो 8 आएगा ना। तो यहां पे इसको एक जनरल टर्म में लिखते हैं, लॉग बेस क्या है, a, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है c, इज इक्वल टू क्या होगा आंसर, b। मतलब कि a हमारा यहां पे कहलाएगा क्या, a कहलाएगा बेस, a विल बी आवर बेस। b क्या कहलाएगा हमारा, b हमारा होगा रिजल्ट, b हमारा क्या है, रिजल्ट। एंड c इज आर्ग्यूमेंट। क्या कहलाएगा ये हमारा, आर्ग्यूमेंट। इज इट क्लियर। ए हमारा बेस हो गया, बी हमारा रिजल्ट हो गया, सी हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया। इज इट क्लियर। अब इसी पे बेस्ड एक और हम क्वेश्चन देते हैं। हम फिर से बोल रहे हैं 2 का पावर कितना रखेंगे कि 8 आएगा, तो 2 का पावर 3 रखेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो 3 होगा, तो हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, अभी लॉग का डेली लाइफ में कैसे यूज होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा और कुछ क्वेश्चन समझ ले तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। जैसे कि यहां पे हम लिखते हैं लॉग टू द बेस 2 और यहां पे लिख दिए 32, तो यहां पे आंसर क्या होगा, 2 का पावर कितना रखेंगे कि हमारा आंसर क्या आएगा, 32। देखो इसको सॉल्व करने का मतलब, हमको यहां पे इसका आंसर पता नहीं है, x इसको मान लेते हैं, तो 2 का पावर हम क्या मान लिए, x, हमको नहीं पता है। रिजल्ट क्या आना चाहिए, 32, तो 2 का पावर x रखते हैं और 32 किसका पावर होता है, 2 का पावर 5 रखने से आता है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। तो ये x का आंसर क्या होगा हमारा, 5। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा फाइनली 5। कैसे आया, कैसे सॉल्व किए, ये बात समझ में आया ना, आसान था। थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं, ये 1-2 एग्जांपल से उतना क्लियर नहीं होगा, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि लॉग टू दी बेस 3 है और यहां पे हम लिखते हैं 27, तो यहां पे हमको इसका वैल्यू हमको नहीं पता, ये हमारा x है, या फिर इसको हम लोग लिखते हैं इसका आंसर हमको पता नहीं है, इसका आंसर हमको बताओ। तो इसका मतलब यह है कि 3 का पावर कितना रखे कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 27। तो 3 का पावर 3 हमारा 27 होता है, हमको पता है, तो इसका सीधा सीधी आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधी आंसर इसका 3 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ये समझ में आया ना। तो 3 का पावर x है, यहां 27 को 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 होगा, तो यहां पे हमारा आंसर आ गया। मतलब 3 का पावर, ये जो 3 है इसका पावर कितना रखेंगे कि 27 आ जाए, तो 3 का जो रिजल्ट है वो 3 का पावर है, ठीक ना।
3 जो बेस है, इस बेस का पावर जितना आएगा वो हमारा यहां पे आर्ग्यूमेंट कहलाता है. दिस इज आवर आर्ग्यूमेंट, दिस इज बेस एंड दिस इज द रिजल्ट. आर्ग्यूमेंट का बेस जो होता है ना, आर्ग्यूमेंट का जो बेस होगा वो बताएगा कि बेस का कितना पावर रखे कि हमारा आर्ग्यूमेंट आएगा. बेस का कितना पावर रखे कि आर्ग्यूमेंट आएगा, कि बेस का कितना पावर रखे, तो कितना जो पावर है ना वही हमारा रिजल्ट है. ये कितना पावर क्या होता है, हमारा रिजल्ट होता है. जैसे कि एक और आसान लेते हैं ना बाबू, लॉग है, यहां पे 3 लिखते हैं, यहां भी 3 लिखते हैं, इसका आंसर क्या होगा? 3 का पावर कितना रखे कि 3 ही आ जाए? 3 का पावर कितना रखोगे बाबू कि 3 ही आ जाए? सीधा सीधी 1, तो x इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर क्या होगा? 1. इसका आंसर क्या हो गया हमारा? 1. कितना आसान है, नहीं कितना आसान है ये तो, अरे तो बहुत आसान है. चलो थोड़ा और आगे देखते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो log 5 टू दी बेस 5, मतलब कि 5 का पावर कितना रखेंगे कि 5 आएगा? तो फिर से 1. 5 का पावर 1 5 होता है, 5 का पावर 1 5 होता है, तो यही होगा. तो इससे एक रिजल्ट तो क्लियर हुआ, ठीक ना. log 3 टू दी बेस 3 अगर है तो वो हमारा 1 आ रहा है. log 5 टू दी बेस 5 है तो हमारा 1 आ रहा है. इसको हम लोग सिंपली ये कह सकते हैं कि log a टू दी बेस a रहेगा तो इसका आंसर 1 रहेगा. कोई इसमें दो राय है ही नहीं, क्योंकि a टू दी पावर 1 a ही होता है. क्लियर है? a टू दी पावर 1 क्या होता है हमारा? a ही होगा. ठीक है, लेकिन अब कुछ और सवाल के बारे में बात करते हैं, कुछ और सवाल, ठीक ना. अच्छा, ये भी दिमाग में सवाल आएगा कि लॉगरिदम पढ़ते क्यों हैं, वो भी आएगा, लेकिन कुछ और लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, उसके आइडेंटिटीज पढ़ लेंगे तो हमारा लॉग बहुत आसान हो जाएगा. अब देखो, लॉग पढ़ते क्यों है उससे पहले हम एक बात बता रहे हैं. जैसे कि हमारे पास एक सवाल है, जैसे कि लॉग है, लॉग टू दी बेस 5 है और यहां पे 1 लिखे हैं और इसका वैल्यू हमको निकालना है. कितना आसान है, अरे समझ में नहीं आ रहा है. 5 का पावर कितना रखे कि 1 आ जाएगा? 5 का पावर कितना रखे कि 1 आ जाएगा? 5 का पावर कितना रखे कि 1 आ जाएगा? 5 का पावर 0 रखेंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा. इसका मतलब x का वैल्यू यहां पे क्या आ गया? 0. इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0. 5 का पावर कितना रखोगे कि 1 आएगा? तो किसी भी चीज का पावर 0 होता तो 1 आता है, ठीक ना. तो ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 का पावर 0 तो 1. 5 का पावर यहां पे क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 0. ठीक है, उसी तरह से log 10 1 है, 10 का पावर कितना रखे कि 1 आ जाएगा? तो 10 का पावर फिर 0 रखेंगे तो 1 आएगा. 10 का पावर क्या रखेंगे? 0 तो 1. मतलब कि log कितना भी बेस हो और 1 आ रहा है तो उसका वैल्यू 0 होगा. लेकिन एक मजेदार चीज, log 1 टू दी बेस हमारा 1 होगा और log 1 टू दी बेस 1 भी हमारा 0 भी होगा. क्यों? क्योंकि 1 का पावर 1 हमारा 1 होता है और 1 का पावर 0 भी हमारा 1 होता है. तो इसका आंसर 1 भी हो सकता है, इसका आंसर 0 भी हो सकता है. ये एक बड़ा ही कंट्राडिक्टरी चीज है. इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, इसको थोड़ा सा समझो, ये आखिर होता क्या है, कितना होना चाहिए, ये क्या होगा, इसको थोड़ा कमेंट करके बताओ. log 1 टू दी बेस 1 होगा कि 0 होगा? क्यों? क्योंकि 1 का पावर 1 भी हमारा 1 होता है, 1 का पावर 0 भी 1 होता है. तो ये तो 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है. ये तो बड़ा कंट्राडिक्टरी चीज है. तो आपको ये बताना है log 1 टू दी बेस 1 होगा कितना, 1 होगा कि 0 होगा. ठीक है, तो देखो किसी भी चीज का log 1 लेंगे तो वो 0 ही होना है, किसी भी चीज का. वो log बेस 10 का 1 लो, 5 का लो, 6 का लो, e का लो, a का लो, किसी का भी लो. लेकिन यहां पे log a टू दी बेस 1 लेंगे तो भी ये 0 ही होगा, क्योंकि a टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 होता है. ठीक ना, a टू दी पावर 0 हमारा क्या होता है? 1 होता है. ये सारा चीज समझ में आया. अब ये a का वैल्यू ही 1 हो जाएगा तब तो चीजें कंट्राडिक्टरी, ये वाला केस आ जाएगा. तो इसको आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं. ये आपसे हमने ये सवाल पूछा है, ठीक ना, लॉग से रिलेटेड. थोड़ा और आगे बढ़ते हैं रियल लाइफ एग्जांपल पे. जैसे कि लॉग का यूज पढ़ा क्यों. चलो हम कुछ वैल्यूज लिखते हैं. जैसे कि हमारे पास 1 है, हमारे पास 10 है, हमारे पास 100 है, हमारे पास 10 का पावर 8 है, हमारे पास 10 का पावर 14 है. ठीक है ना, हमारे पास 10 का पावर क्या है? 14 है. तो
देखो नंबर लाइन में अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे ना, नंबर लाइन में अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा 1 है, 10 है, 10 का पावर 8 नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकोगे? कितना लंबा लाइन लेके जाना पड़ेगा, तुम समझ रहे हो? क्या ये पॉसिबल है इसको ड्रॉ करना नंबर लाइन पे? 10 का पावर 14 पॉसिबल है क्या? नहीं ना। इतना नंबर ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट के अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक ना। चलो 100 तक समझ में आ रहा, 1 10 100 भी बहुत ज्यादा हो जाएगा एक नंबर लाइन पे, ठीक ना। 10 का पावर 8 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो एक नंबर लाइन पे इसको हम लोग लिख नहीं सकते, ठीक ना। तो हमारे पास टर्म क्या आया, इसको हम लोग 10 का पावर 0 लिख सकते हैं, इसको 10 का पावर 1 लिख सकते हैं, इसको 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, यहां जाते हुए इसको 10 का पावर 8 लिखे हैं, या 10 का पावर 14 लिखे हैं। इन सारे टर्म्स को आपको एक नंबर लाइन पे, किसके बारे में बात करें, नंबर लाइन पे अगर हम इसको प्लॉट करें, नंबर लाइन पे अगर इसको हम प्लॉटिंग की बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम इसके लॉग के बारे, ये अगर हमारे पास n है, ये हमारे पास क्या है, नंबर n है, तो अगर हम यहां पे लॉग के बारे में बात करें, बेस 10 ले ले, सबका बेस क्या है 10 है, और यहां पे बेस 10 के बाद यहां पे n ले ले, ये सारा ही हमारा n है, ये भी n है, ये भी n है, अलग अलग n। तो लॉग 10 का पावर कितना रखेंगे कि 10 का पावर 0 आएगा, ठीक ना, तो 0। यहां पे अगर लॉग n की बात करें तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा, ये हमारा 14 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते थे इतना बड़ा नंबर को, ठीक ना। क्या हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं? इजीली कर सकते हैं ना। तो बड़े वैल्यू को इजीली काउंट करने के लिए हम लोग लॉग का यूज करते हैं, बड़े वैल्यू को इजीली काउंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, लॉग का यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 8 होता है, 14 होता है, फिर उसके बाद 10 का पावर 28 होगा, तो ऐसा होगा 10 का पावर 28 कितना बड़ा वैल्यू। चलो एक बड़ा मजेदार और डेली लाइफ से रिलेटेड एक चीज बताते हैं जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक ना, और आप इसको बहुत समय एक्सपीरियंस भी किए हो। क्या है, हम लोग बात करेंगे रिक्टर स्केल के बारे में। रिक्टर RICTER, रिक्टर RICH होता है, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल बेसिकली लोगरिथमिक, लोगरिथम THIM, लोगरिथम, एक मिनट, लोगरिथम का स्पेलिंग ही हम गलत लिख दिए बाबू, ठीक ना, लोगैरिथम, लोगैरिथम, ठीक ना। रिक्टर स्केल काम करता किस पे, लोगरिथम पे, ठीक ना। अब ये रिक्टर स्केल होता क्या है, जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारे पास जो अर्थक्वेक आता है, कुछ कुछ अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का आता है। जैसे कि दिल्ली में जो आया, ठीक ना, दिल्ली मतलब इंडिया लिखते हैं, इंडिया में जो हमारा रिक्टर स्केल आया, मतलब कि जो अर्थक्वेक आया, उसका वैल्यू था 3.0, ठीक ना। नेपाल में जो आया, नेपाल तो हम अपना देश नहीं है ना जी, नेपाल में जो आया उसका रिक्टर स्केल था कितना, 6.0। और हमारा जो अमेरिका में जो आया, मान लो कि यूएस में हमारा जो आया, उसका रिक्टर स्केल का वैल्यू था 7.0। और जापान में जो आया, ठीक ना, जापान में जो आया वो आया हमारा 9.0। अब एक बात पता है, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक अगर कहीं पे आता है वो जापान में आता है, ये आपको अच्छे से पता है। सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कहां आता है, जापान में आता है। तो ये जो आपका स्केल है ना, ये log 10 to the power n का स्केल है, ठीक ना। तो यहां पे अगर इसको नॉर्मली सॉल्व करें तो n का वैल्यू ये क्या है हमारा, ये जो ओवरऑल है, ये जो x इक्वल टू log 10 to the power n है, ये हमारा ये वैल्यू है। तो n का वैल्यू क्या होगा अगर हमको निकालना है, ठीक ना, n हमारा है क्या, तो 10 to the power 3 हमारा n होगा, n विल बी इक्वल टू 10 to the power 3, क्योंकि a हमारा आर्गुमेंट होता क्या है, बेस का रिजल्ट, बेस का पावर जो होगा वही हमारा आर्गुमेंट होगा, ठीक ना। तो जो रिजल्ट होता है हमारा, ये जो रिजल्ट है ये हमारा पावर में जाएगा, 10 का पावर 3, 10 का पावर 6,
10 का पावर 7 इस तरह से जाएगा। यहां पे पावर होगा हमारा 10 का पावर 6, यहां पे होगा 10 का पावर 7 और ये 10 का पावर 9। कहने का मतलब जो इंडिया में आया अर्थक्वेक वो 1000 का था। अब ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है इसके बारे में फिलहाल बात नहीं करते हैं। रिक्टर स्केल लॉगरिथमिक स्केल पे चलता है। ये बहुत बड़े वैल्यू को एक छोटे स्केल पे काउंट करने के लिए होता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि 3 है, जिसमें हम लोग बोलते हैं 6 रिक्टर स्केल का या 7 रिक्टर। वही बात है कि 6 से 7 रिक्टर स्केल होता है तो बोलते हैं कि भूकंप का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब ये बहुत ज्यादा जो बढ़ गया उसके बारे में बात करते हैं, कैसे बढ़ता है। इंडिया में मान लो कि 1000 का आया है, 10⁻³ का आया है। वही नेपाल में 6 रिक्टर स्केल का था तो भी बहुत सारा बिल्डिंग गिर जाता है, और इंडिया में जो 1000 का आया है तो कुछ भी नहीं होता, हल्का सा कांपा, खेला खत्म। ये दिखने में 3 से 6 लग रहा है, लेकिन इसका जो इंटेंसिटी है वो 1000 गुना ज्यादा है। ये 10⁻³ है, 10 का पावर 6 है। कितना टाइम्स ज्यादा है ये 1000 गुना ज्यादा है। बोल करके इस जगह पे नेपाल में बिल्डिंग गिर जाता है, ठीक ना। और वही नेपाल में जो भूकंप आया उससे और एक स्केल ज्यादा यूएस में आता है। तो यहां से कंपेयर किया जाए तो ये हमारा 10 गुना और पावरफुल होगा। नेपाल से 10 गुना और पावरफुल हमारा भूकंप आता है यूएस में, और यूएस से 100 गुना और पावरफुल भूकंप आया जापान में। इसीलिए सबसे ज्यादा तबाही जापान में पाया जाता है, जहां पे 9 रिक्टर स्केल का आता है, वहां तबाही बहुत जबरदस्त होगा। अब देखो रिक्टर स्केल यहां पे दिख रहा है 2 का ही, लेकिन पावर कितने का डिफरेंस है, 100 का। 100 गुना पावरफुल अर्थक्वेक आया। यहां पे कितना पावरफुल आया, 10 गुना ज्यादा पावरफुल आया नेपाल के कंपैरिजन में, और इंडिया के कंपैरिजन में नेपाल में 1000 गुना आया, ठीक ना। तब जाकर के नेपाल में बिल्डिंग गिरा। तो अगर नेपाल में बिल्डिंग गिरा तो उससे बिल्डिंग गिरने का अगर 10 गुना ज्यादा अर्थक्वेक आएगा तो यूएस में तो और भयानक तबाही होगा, और यूएस में अगर भयानक तबाही है तो जापान का क्या स्थिति होगा आप समझ सकते हो। यह हमारा लॉगरिथमिक स्केल पे हमने आपको समझाया कि किस तरह से हमारा रिक्टर स्केल काम करता है। रिक्टर स्केल का जो छोटा सा वैल्यू है 6 से लेकर के अगर 6.5 भी अगर रिक्टर स्केल चला जाता है हमारा, तो तबाही हमारा 5 गुना तक बढ़ सकता है। यह आपको समझ में आ गया होगा। 10 गुना तक बढ़ सकता है, यह आपको समझ में आ गया। इज इट क्लियर एवरीवन? यह हमारा लॉगरिथमिक था। लॉगरिथम का प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड हम चीजें बताएं कि लॉगरिथम का यूज क्या होता है उसके बारे में बात किए, लॉगरिथम होता क्या ये बात किए। कुछ जो है लॉगरिथम का आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज ऑफ लॉगरिथम के बारे में बात करते हैं। आइडेंटिटीज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। क्या होगा आइडेंटिटीज ऑफ लॉगरिथम? सबसे पहला होता है log टू दी बेस a है और यहां पे b है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/log b। बेस बदल देंगे, यहां पे पावर a लिख देंगे। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। दूसरा आइडेंटिटी क्या होगा, log अगर बेस a है m टू दी पावर n होगा, तो यहां पे m लिखेंगे, log बेस a रहेगा, यहां पे m लिखा जाएगा। ये दूसरा आइडेंटिटी हुआ। तीसरा आइडेंटिटी भी आसान है, log a टू दी बेस a का वैल्यू होता है 1। फोर्थ log a m प्लस log टू दी बेस a n की बात करेंगे तो ये log टू दी बेस a m इंटू n आएगा। ये प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर दोनों प्लस में लिखा हुआ तो यहां कैसे लिखाएगा, प्रोडक्ट में लिखाएगा। और यहां पे थोड़ा और आगे बढ़ा करके लिखें हम, तो यहां पे चौथा के बाद पांचवा नंबर हो जाएगा क्या, log टू द बेस a m माइनस log टू द बेस a n, तो ये हो जाएगा log टू द बेस a m बाई n, ठीक है। हमारे पास इतना सारा फॉर्मूला है, ये सारा आइडेंटिटीज है। इससे रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल्स बहुत सारे होंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। चलो एक एक आइडेंटिटी को हम लोग सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि क्या होगा हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि log, ठीक है, बोले हम 2 टू दी बेस 8 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा
3, सीधा सीधी बात है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं log 8 टू दी बेस 2 है, इसका आंसर क्या होगा? तो बोलोगे 8 का पावर कितना x रखेंगे कि 2 आ जाए, ठीक ना? तो 8 का पावर x रखते हैं, 2 का पावर 1/3 रखते हैं, तो हमारा ये वैल्यू सॉरी 8 का पावर 1/3 रखेंगे, तो 8 का पावर 1/3 हमारा 2 आ जाएगा। तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ गया? 1/3। तो इसका आंसर 1/3 हो गया। इसका आंसर है 3, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं log 2 बेस 8 इज इक्वल टू 1/3 का वैल्यू कितना था? ये था log 2 दी बेस 2 8। तो पहला आइडेंटिटी प्रूव हो गया। अब दूसरा आइडेंटिटी क्या था हमारा? दूसरा था कि log m टू दी पावर n। अब देखो हम लोग क्या लिखते हैं, log m टू दी पावर मतलब कि 2 टू दी पावर 2 का पावर 8 है मान लो। तो इसको सॉल्व अगर करना है तो सीधा सीधी बात है 8 log 2 करेंगे तो ये हमारा 8 इंटू 1 आ जाएगा। 8 इंटू क्या आ जाएगा? 1। तो इसका आंसर हो गया हमारा 8। इस तरह से हम लोग सॉल्व किए। m टू दी पावर n है, क्या है हमारा? m टू दी पावर n। तो m हमारा इधर आ गया, n हमारा इधर ही रह गया, ठीक ना? तो यहां पे बेस टू दी 2 का पावर कितना रखेंगे? 2 आएगा तो 1 हो जाएगा। ये क्लियर है? तो ये वाला पार्ट है। तो तीसरा तो अपने आप आपको समझ में आ गया। अगर हम यहां पे बात करें, log 2 है, यहां पे हमारा log क्या है? 50 है, ठीक है? log क्या है? 50 है। और एक काम करते हैं, यहां पे हम 10 लेते हैं, log टू दी बेस 10 है, यहां 50 लिए, फिर प्लस log टू दी बेस 10 लेकर के 2 ले लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? कैसे निकालेंगे? तो m प्लस n है, तो m इंटू n होगा, बेस को 10 ही लिखते हैं, तो 50 इंटू 2 हो जाएगा। इसको लिखेंगे क्या? log 10 इंटू 100। 10 का पावर कितना रखेंगे कि 100 आएगा? तो 10 का पावर कितना रखेंगे कि 100 आएगा? 10 का पावर 2 रखेंगे। सीधा सीधी आंसर इसका क्या आ गया? 2। ये आइडेंटिटी भी प्रूव, m इंटू m प्लस n वाला भी प्रूव। अब क्या है, एक और लिखते हैं, log है 5 है 50 है माइनस log है 5 है 2 है। इसका आंसर क्या होगा? इसको अगर सॉल्व करेंगे तो log लिखेंगे, 5 लिखेंगे, m माइनस n है, तो यहां पे ये क्या है? ये माइनस n है, तो डिवाइडेड बाय में जाएगा, 5/2 50/2 हो जाएगा। तो log 5 यहां पे 25 हो जाएगा। तो जब log 5 25 होगा, 5 का पावर कितना रखेंगे कि 25 होगा? तो इसका भी आंसर क्या आ गया? 2। तो अलग अलग आइडेंटिटीज पे अलग अलग क्वेश्चंस कर लिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? तो इस तरह के ढेर सारा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। अलजेब्रा में हम लोगों ने बहुत डिटेल में बहुत सारा बात किया। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।